नमस्ते। हम लोगों का जो एक कार्यक्रम आज चल रहा है, आजकल चल रहा है, एजेंडा 2025, चुनौती 2025, चैलेंज 2025। उसमें सत्यनायक साहब आपका स्वागत है। अ, सत्य साहब, हम लोग इसमें बेसिकली बात ये करते हैं कि जैसे आज हम बात करना चाहेंगे उड़ीसा स्टेट की, कि उड़ीसा स्टेट के 2025 में क्या प्रमुख चुनौतियां हैं, उसका एजेंडा क्या होना चाहिए, उसके चैलेंजेस क्या हैं। हम आज अपनी बात उड़ीसा स्टेट की करेंगे क्योंकि एक बड़ा चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, नई सरकार आई, बहुत मैसिव मैंडेट के साथ आई है नई सरकार। ऐसे में आपको उड़ीसा स्टेट के लिए क्या क्या इस समय चुनौतियां हैं, उस पे जरा आपकी प्रायोरिटी पहली जो प्रमुख आपको लगता है, एक दो तीन चार कुछ चुनौतियां बताइए, फिर मेरे एक दो छोटे प्रश्न होंगे। लेकिन जी 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 पहले आप जरा आपके हिसाब से क्या क्या चुनौतियां हैं। जी। आनंद जी, बहुत बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं आप। ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। ये एक्चुअली जो पॉलिसी मेकर्स है उनको भी ये बहुत हद तक ये भी हेल्प करेगा कि लोगों ने क्या सोच रहे हैं। हमारे जो पॉलिसी फ्रेमवर्क जहां बनता है, वो सेक्रेटरीट बोलिए या तो लोकसभा सदन बोलिए, जो भी है, उसके बाहर लोग क्या बात कर रहे हैं, उसके उनकी चिंता, इनकी कंसर्न क्या है। जी, ज्यादातर अगर मुझे बोलेंगे उड़ीसा के बारे में, तो वही जो है, जो ट्रेडिशनल जो चुनौतियां हैं, वो वैसा ही होता आ रहा है, क्योंकि वो चुनौतियां बन के ही रह गया आज तक। तो मुझे लग रहा है कि वो चुनौतियां अगर आप पूछ रहे हैं, तो उड़ीसा की जो डाइकोटॉमी है कि वहाँ जो है नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, लेकिन वो स्टेट कंटिन्यू टू रिमेन वन ऑफ द पुअरेस्ट 1 2 3 में, नीचे से वो रहता है। तो वो चुनौतियां देखेंगे कि वही हुआ जब करप्शन वाज ए बिगर इशू, हर जगह हर स्टेट में होता है, लेकिन उसी के कारण बोलते हैं कि उड़ीसा का कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर मुझे बोलेंगे कि पहला बात, मैं क्राइम के ऊपर आऊंगा। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को देखेंगे, उड़ीसा जैसे बाहर को दिखता है कि इट्स अ वेरी अ पीसफुल स्टेट, मगर आप देखेंगे कि क्राइम के हिसाब से, क्राइम अगेंस्ट वुमेन और स्पेशली डिसरोबिंग विथ ए क्रिमिनल इंटेंट टू वुमेन, वो लगातार उड़ीसा रिमेन ऑन द टॉप। जब से ये क्लॉज, ये क्राइम एनसीआरबी रिपोर्ट में ये जब से लेने, मतलब ये इस बार इंक्लूडेड, तब से लगातार 4 5 ये जब से हुआ है, तब से उड़ीसा रिमेन हाईएस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, ये पर्टिकुलरली डिसरोबिंग वुमेन विद ए क्रिमिनल इंटेंशन, दिस इज वन। एंड देन साइबर क्राइम आल्सो। तो ये चुनौतियां जो है, पहला जो क्राइम को थोड़ा कम करना पड़ेगा, नहीं तो ये जितना भी कुछ बता रहे हैं ये कुछ नहीं होगा मुझे, मेरे हिसाब से। बाकी हर तरह की आप देखेंगे, साइबर क्राइम उड़ीसा नंबर 1 इंडिया में। हाउ इट इज पॉसिबल? लोगों कितना ठगा जा रहा है। पूंजी स्कैम उड़ीसा में बंगाल के बाद नहीं, उड़ीसा नंबर 1, देन बंगाल रोज वैली गया। तो जो भी थोड़ा बहुत लोग कमाते हैं, वो क्राइम मतलब उनको ठगे जाते हैं, उनको उनके साथ इस तरह की हो रहा है। तो मुझे कहना है कि ये क्राइम रेट जो है सबसे बड़ा चुनौती है उड़ीसा के लिए, क्योंकि अगर एक स्टेट इज नॉट पीसफुल, if people don't feel safe, or the organizations, if they don't feel safe, तो फिर वो स्टेट का जो है बदनाम होता है, स्टेट का प्रोग्रेस नहीं होगा। आप जितने भी पॉलिसी बनाइए, हर तरह की होता है। कुछ दिन पहले आपको पता होगा, वन आर्मी मेजर एंड उसकी जो है फियांसी, वो रात को जा रहे हैं किसी पुलिस स्टेशन पर, उनको जिस तरह से व्यवहार किया गया, पूरा देश का खबर बन गया। एंड द चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट सेड कि मुझे ताज्जुब हो रहा है, किसी महिला ने किसी थाने को जा रहा है कि मेरे ऊपर कुछ क्राइम हो रहा है, लेकिन जब थाना से बाहर आता है, थाने वाले ने उसके नाम पे अटेम्प्ट टू रेप का दफा लगा देते हैं। तो ये हुआ एक तरह की। दूसरी जो मैं बोल रहा हूं कि वो है कि जो एजुकेशन इज बहुत आपको लगेगा कि दीज आर ऑल नो वेरी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ थिंग्स, लेकिन उड़ीसा की एजुकेशन, उड़ीसा की सरकार अभी तक उसको बहुत नीचे रखे। हायर एजुकेशन, कैन यू इमेजिन आनंद जी, आउट ऑफ 30 डिस्ट्रिक्ट्स आज के दिन में देयर आर 3 डिस्ट्रिक्ट्स उड़ीसा में जहां देयर इज नॉट ए सिंगल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, लेकिन हमको बहुत कुछ बता रहे हैं। तो हायर एजुकेशन को पूरा किल किया जाता है। उसका कारण यह है कि उड़ीसा में बेसिकली से मिनरल रिच स्टेट, तो जो भी आते हैं वो बस मिनरल एक्सप्लोरेशन करो और चलो। उनको चाहिए
वो व्हाइट कलर जॉब नहीं चाहिए, जिनको डिग्री नहीं चाहिए, बस थोड़ा बहुत काम करने के लिए, मतलब क्लरिकल्स इस तरह की जॉब, और यही सब बहुत चाहिए, सिक्योरिटी इस सब गार्ड में इस तरह की जॉब चाहिए। तो इसलिए चीप लेबर मिलेगा, यहाँ चीप वर्कफोर्सेस मिलेगा, तब ये जो है ये एजुकेशन, हायर एजुकेशन में बात कर रहा हूं, बहुत खराब स्थिति में है। और दूसरी बात, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। मुझे हिसाब से जो चैलेंजेस है, आपको ये देखना पड़ेगा कि उड़ीसा 70% एज एग्रारियन सोसाइटी, वो खेती करने वाले हैं, फार्मर कम्युनिटी है। लेकिन यू विल बी सरप्राइज, आज के दिन में इतने सारे नदियां हैं, इतने बड़े बड़े डैम्स बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के साथ हमारी चल रहा है, महानदी के वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन आज तक 30% उड़ीसा में इरिगेशन नहीं हो पाया। और फिर चुनौतियां तो यहीं पे शुरू होता है। एंड एक फॉरगेट अबाउट, गवर्नमेंट बताता आ रहा है कि हर ब्लॉक जो है, आउट ऑफ 314 ब्लॉक, हर ब्लॉक में एक एक कोल्ड स्टोरेज करेंगे, क्योंकि जो डिस्ट्रेस सेल होता है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट का, वेजिटेबल हुआ, फ्रूट्स हुआ, तो ये कम से कम नहीं होगा। आनंद जी, यू विल बी सरप्राइज, आज के दिन में टोटल 30 जिला में 30 भी नहीं है, देयर आर ओनली 12 कोल्ड स्टोरेजेस। हर जिला में भी एक नहीं है, पूरा राज्य छोड़ दीजिए, 50% डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ओनली 12 आपके पास है कोल्ड स्टोरेज। इसमें काम कर रहा है, 8 काम कर रहा है। दिस इज द रिप्लाई ऑफ गवर्नमेंट इन द उड़ीसा असेंबली। तो ये कैसे होगा, कहां मिलेगा? डिस्ट्रेस सेल होता है, लोग इसलिए माइग्रेंट लेबर बन जाते हैं, बॉन्डेड लेबर बन के बाहर जाते हैं। उड़ीसा की चीप लेबर फोर्स आंध्रा, छत्तीसगढ़, केरला जाते हैं, पंजाब जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं सब काम करने के लिए। तो ये क्योंकि इरिगेशन नहीं है और डिस्ट्रेस सेल हो रहा है, और सरकार इस फार्मर्स और फार्मिंग, ये दोनों की तरफ नजर नहीं दे रहा। दीज आर वेरी कॉमन चुनौतियां, क्योंकि आप सुनते आ रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं, हमको लगता है कि दिस चुनौतियां सा हाँ तो चलता आ रहा है, और बाकी बड़ा चुनौती क्या है भाई? यही चुनौती है जो जमीनी चुनौती है। इसके ऊपर काम करना चाहिए। एग्रीकल्चर को बहुत ही नेग्लेक्ट किया जाता है उड़ीसा की गवर्नमेंट। बिल्कुल माइंस मिनरल लूट हो रहा है, इनको लग रहा है कि माइंस मिनरल इंडस्ट्री से होगा। इंडस्ट्री जहां जहां होता है वहां लोगों को नौकरी नहीं मिलता है, पोल्यूशन फैला जाता है, सारे माल यहां से बाहर जाता है, तो एंड प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, ओनली मिनरल्स। तो ये जब तक आप ये 3-4 चीजों को नहीं बदलते, शिक्षा, हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूं, फार्मिंग और एग्रीकल्चर को जब तक नहीं बताते और इरिगेशन नहीं करते, और बात है क्राइम, और स्पेशली क्राइम इज वुमेन एंड साइबर क्राइम। जी जी जी, मैं सत्य जी एक और जो मतलब मुझे नहीं मालूम क्या है, उड़ीसा के ऊपर दुनिया भर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी नजर रहती है, क्योंकि मिनरली बहुत रिच है। जी और एक समय ऐसा लगता था कि उड़ीसा के इसको बचा के रखना है, क्योंकि वो बहुत अटेम्प्ट हुए, मैं नाम क्या लूंगा सबका, लेकिन बहुत से अटेम्प्ट हुए, और जो उड़ीसा की प्रोग्रेस तो नहीं हुई, उन इंडस्ट्रियलिस्ट, उन लोगों की बहुत प्रोग्रेस हुई। तो आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि वो भी एक प्रायोरिटी आपकी है कि टू कंजर्व योर रिजर्व्स, क्योंकि आपके पास बहुत मिनरल है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा, अगर होना है, हो भी रहा है, बालको नालको के रहने के बाद भी आपके यहाँ कोई ऐसा मैंने इंप्रूवमेंट नहीं देखा, वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। आपका पारादीप पोर्ट जो है, एक समय जब मैं एक्टिव था, नौकरी में था, तो देश के पहले 4-5 पोर्ट्स में आता था। अब मुझे आज नहीं मालूम है कि पारादीप पोर्ट की क्या स्थिति है। ये भी इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन की बिल्कुल वो नहीं है। मिनरल तो हम ले जाना चाहते हैं, पर इंडस्ट्रियलाइज, औद्योगिकीकरण का वो नहीं है, तो ये भी एक चैलेंज है क्या? बहुत बड़ा चैलेंज है आनंद जी, आप तो एकदम बहुत ही मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इश्यू आपने उठाया कि उड़ीसा की ओनली, अगर आप देखेंगे इक्विटी पूंजी जो भी आप देखेंगे, वो है नेचुरल रिसोर्सेस एंड मिनरल रिसोर्सेस, आई मीन टू से, एंड दे आर ऑल फाइनाइट रिसोर्सेस। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में बाकी स्टेट जो मिनरल रिच स्टेट्स है, कर्नाटका हुआ, झारखंड हुआ, बाकी राजस्थान, जो भी बाकी मिनरल स्टेट्स जो है, उन्होंने अपने तरफ से एफिडेविट दिए है एंड डिक्लेरेशन दिए है। जैसे कि कर्नाटक ने बोला है कि दैट शुड बी अ कैपिंग ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब उड़ीसा में जितना है कि उड़ीसा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सेम रेस्पॉन्ड उड़ीसा से मांगा है, व्हाई there shouldn't be a capping on mineral exploration, especially on iron ore and bauxite, क्योंकि these are all finite resources।
अब कैलकुलेट किया जाता है ज्यादा से ज्यादा 20-30 साल के बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा। जो भी रहेगा उसकी जो कंटेंट है, आपको पता है, यू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री वेल, इसकी जो आयरन कंटेंट है बहुत कम रहेगा और ये शायद ही कोई लेगा, नहीं लेगा। इससे बहुत ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आयरन मतलब स्टील बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन यू विल बी सरप्राइज, बाकी ऑल स्टेट्स दे हैव गिवन देयर कंसेंट दैट कि हम कैपिंग करना चाहते हैं, दिस शुड बी द लिमिट, इसके ऊपर हम साल में नहीं खुदाई करेंगे, नहीं उसको एक्सप्लोर करेंगे। बट उड़ीसा इज द ओनली स्टेट वो राजी नहीं हो रहा है। तो इससे वो ले कौन जा रहा है? यहां कुछ नहीं बन रहा है, इस सब बाहर ले जा रहे हैं। अब तक उड़ीसा की कोई पॉलिसी नहीं आ रहा है एक्चुअली वो चाहते क्या है। एक तो बोले कि कैप्टिव जो प्लांट है उसको हम आयरन ओर का माइनिंग का लीज देंगे या तो वी विल परस्यू करेंगे उनके फेवर में। दूसरा बोलते हैं कि यहां इंडस्ट्री बैठाना चाहिए, जो यहां इंडस्ट्री लगाएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। और उधर जो भी आया उसको अलाउ कर देते हैं, वो आयरन ओर एक्सप्लोर करते हैं, एक्सकावेशन करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, बाहर ले जा रहे हैं। तो इससे उड़ीसा का क्या फायदा, अभी तो कोई नहीं दे। और सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिनरल जो सेक्टर में है और सारे यहाँ है और अपना प्लांट नहीं लगा रहे, एक्सेप्ट टाटा अपना प्लांट नहीं लगा रहे, सब यहां से बाहर ले रहे हैं। इससे फायदा हमको क्या हो रहा है अभी समझ में नहीं आ रहा है। और जो पारादीप पोर्ट की बात आप कर रहे थे, उड़ीसा में एक कहावत है, हम लोग वही भी सुन रहे हैं कि एक तो कहा जाता है कि पारादीप पोर्ट एंड राउरकेला स्टील प्लांट, उसको एक जमाने में माना जाता है कि उड़ीसा का डेवलपमेंट में अगर आप चित्र देखना चाहते हैं, कोई ऐसे लैंडमार्क देखना चाहते हैं तो एक पारादीप है और राउरकेला स्टील प्लांट है। लेकिन ये भी कहा जाता है पारादीप को लेके, जिस दिन पारादीप पोर्ट बन गया उसी दिन से उड़ीसा का आयरन ओर, बॉक्साइट एंड क्रोमाइट उसका लूट शुरू हो गया। क्योंकि जापान जाने के लिए या तो एक्सपोर्ट करने के लिए तब की जो चीफ मिनिस्टर बिजू पटनायक ने बनाए थे, क्योंकि एक एक्सप्रेस हाईवे बना था वो डुबरी दैतारी से लेके जहां मतलब अड़बिल, जहां केवंझर उस एरिया में जहां आयरन और माइंस है, वहां से सीधा जाएगा पारादीप पोर्ट, वहां से एक्सपोर्ट हो जाएगा। तब से ये चल रहा है सिलसिला। लेकिन आज तक उड़ीसा की कोई गवर्नमेंट ये नहीं सोच रहा है, ये अस्मिता की तो बात कर रहे हैं कि उड़िया अस्मिता रहना चाहिए, लेकिन ये अस्मिता क्या उड़ीसा की जो मिनरल रिसोर्सेस है वो वैसे चला जाता बाहर, उसको हम अगले पीढ़ी के लिए नहीं रखेंगे, वो अस्मिता के अंदर है या नहीं, ये जो है सत्ता में जो पार्टीज आते हैं दे डोंट रियली कंसीडर। ये आपने सही एकदम बहुत ही क्रूशियल इशू उठाया, उसके ऊपर कैपिंग होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि अब तक आई थिंक दे हैव आस्क्ड फॉर मोर टाइम, मुझे लग रहा है नहीं कि उड़ीसा इसको मानेगा, क्योंकि जिस तरह से दबाव है पूरा जो लॉबी है, इंडस्ट्रियल लॉबी, माइनिंग लॉबी, तो आप साहा कमीशन का रिपोर्ट तो देखें, करीब 1 लाख करोड़ का स्कैम हुआ था, कुछ नहीं हुआ, नो सीबीआई इंक्वायरी, नथिंग, बस उसके बिठाया गया। तो ये स्थिति है आयरन ओर का, मतलब मैं असद साहब एक अंतिम प्रश्न पूछ के, क्योंकि वो शायद एक इमोशनल प्रश्न है किसी भी उड़िया के लिए और एज ए इंडियन मेरे लिए भी बहुत इमोशनल है। आपने एक नाम ले लिया था, इसलिए आपको कभी कभी नहीं लगता है कि बीजू पटनायक की लेगेसी को भी एक आपके लिए चैलेंज है? मतलब वो somehow you have lost that personality. आप इतने पॉलिटिक्स में उलझ गए हैं कि जो बीजू पटनायक को जो स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान नहीं है, और वो उसको वापस लाना भी एक चैलेंज नहीं है आप लोगों के लिए? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है और बहुत ही मतलब ये इमोशनली अटैच्ड क्वेश्चन ऑल्सो है। बीजू पटनायक की लिगेसी को अगर किसी ने खत्म किया, या तो बीजू पटनायक को इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया और बीजू पटनायक लिगेसी को इतना मतलब सस्ते ओनली वोट बैंक के लिए यूज किया, व्हिच बीजू पटनायक वाज नॉट लाइक दैट। बीजू पटनायक को कहा जाता है भाई बीजू पटनायक इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स ऑफ उड़ीसा, ऐसे कहा जाता है। ऐसा नहीं कि बीजू पटनायक बहुत ही शरीफ थे, बहुत ही ऑनेस्ट थे, उनके खिलाफ बहुत सारे स्कैम्स की उनके खिलाफ एलिगेशन से। डिस्पाइट दैट बीजू पटनायक इतना टॉल लीडर इसलिए बने कि आफ्टर 1961-63 के बाद वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बने 90s को। देखिए तब तक उन्होंने हमेशा वो लीडर्स बनाते रहे, सस्ते पॉलिटिक्स में नहीं घुसते। जिस दिन उनकी देहांत हुआ तो बीजू पटनायक इसे कल्ट फिगर, सारे उड़ियास के लिए इनके साथ इमोशनल अटैचमेंट है, कनेक्शन है बीजू पटनायक के साथ, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी में उनको कन्फाइन कर दिए। और बीजू पटनायक की लीगेसी अगर देखेंगे, बीजू पटनायक ऑलवेज वांटेड दैट कि उड़ीसा की जो इंटरेस्ट है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट,
ये सारे उड़ीसा में रहे और उड़ीसा इसकी फायदा ले। आपको याद होगा, आई थिंक ड्यूरिंग मंडल कमीशन, वो 90s के समय जब ही वाज चीफ मिनिस्टर एंड उधर आपके वीपी सिंह वाज प्राइम मिनिस्टर, उसी समय he gave a statement which created a lot of controversy, but Biju Patnaik बोले no, I stand by that. उन्होंने बोला कि एक इकोनॉमिक सेसेशन की बात आप बोले थे उन्होंने, if you remember, बोले कि if you don't give special category states, उड़ीसा को अगर इसमें नहीं शामिल किया जाता है, then मैं वो इकोनॉमिक सेसेशन की बात करता हूं, क्योंकि मेरे पास जितना क्रोमाइट है, जितना आयरन और कोल, मैंगनीज, ये सारे बॉक्साइट है, ये सारे जो उड़ीसा में है, आई विल नॉट माइंड इस तरह की एक आर्थिक और दूसरे राज्य, दूसरे एक प्रांत ऑटोनॉमी की मैं बात करूंगा। आई विल नॉट गो बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंडिंग प्रिंसिपल और जो भी मिनिस्ट्री ऑफ माइन, स्टील, इसके जो भी है, इसको मैं नहीं मानूंगा। एंड आई विल हैव माय ओन टर्म्स एंड कंडीशन फॉर व्हाटएवर मिनरल ट्रेडिंग उड़ीसा विल डू। तो उन्होंने इस हद तक गए थे कि उड़ीसा की मिनरल, उड़ीसा की ये, उड़ीसा की लोगों के पास रहे। तो उन्होंने फॉट फॉर राउरकेला स्टील प्लांट। ही वाज द मेन पर्सन बिहाइंड पारादीप पोर्ट और बाकी सारे बहुत सारे चीज का ही रियली वर्कड हार्ड, उनकी जो विजन थी। लेकिन इनकी लिगेसी को लेकर जो पॉलिटिकल पार्टी बना पिछले 26 साल तक, 25 साल तक जिन्होंने रूल किया, उन्हीं के समय में उड़ीसा की माइंस, मिनरल, ये सारा कुछ लूट हुआ। सबसे बड़ा माइनिंग स्कैम उड़ीसा में हुआ शाह कमीशन, जिसके ऊपर वो इंक्वायरी कर रहे थे। तो ये तो बहुत आपने सही बोला, बट गेटिंग बैक और ब्रिंगिंग बैक बिजू पटनायक लीगेसी बहुत ही डिफिकल्ट, इसलिए कि उनके बेटे जो बोलता है कि पीपल थिंक दैट ही इज द सक्सेसर, मतलब फैमिली सक्सेसर व्हाटएवर, तो उन्होंने ही बिजू पटनायक को ओनली वोट बैंक के लिए यूज किया एंड दे हैव completely destroyed the legacy of Biju Patnaik. Still people have that emotional connection और इमोशनल whatever आप बता रहे हैं, वो बिजू पटनायक के लिए है लोगों के पास। नायक साहब, मैं थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। मेरा तो एक इसमें स्वार्थ भी है। अगर बिजू पटनायक की लेगेसी उड़ीसा में आ जाएगी तो इस देश में भी आ जाएगी, और इस देश को शायद आज बिजू पटनायक जैसे लीडर्स की जरूरत है। आई मीन वी नीड पीपल लाइक बिजू पटनायक जो पॉलिटिक्स को या इन चीजों को बैलेंस शीट की तरह नहीं देखते थे, वो एक लार्जर पिक्चर को देखते थे कि लार्जर इंडिया कैसे होगा। जी जी, आप कुछ कह रहे थे। साइन अप, या बिफोर यू साइन अप, मैं एक टिप्पणी देना चाहता हूं। जिन उनकी बेटा और जिन लीडर ने इनकी लिगेसी पर एक पॉलिटिकल पार्टी बना है, द सेम बिजू पटनायक, उनके बारे में किताब लिखा गया था, आई थिंक यूनाइटेड वी फॉल, आई डोंट रिमेंबर, सक्सेना रोट ए बुक, स्मॉल बुक, उसमें बिजू पटनायक के कोट को लिए थे उन्होंने। बिजू पटनायक व्हाट ही सेड दैट कि बिजू पटनायक जो आरएसएस के या तो संघियों के ऊपर उनके जो मतलब उनकी जो कमेंट होता था, उन्होंने बोले थे, तो ही यूज्ड टू टेल दैट जब उनके साथ बात होने की बात हुई कि पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, उन्होंने बोले थे कि मैं उन चड्डी वालों के साथ आई विल नॉट सीट एंड डिस्कस पॉलिटिक्स विद दोस Sanghi or Chaddi Balas. This was the kind of thing, is quote unquote. I'm not creating a new controversy. It was very well mentioned in that book. But ultimately, जब उनके नाम पे पार्टी बना, उनको लगा कि बीजेपी, he never shook hand with, never wanted that कि there should be any alliance with BJP whatever. लेकिन जब उनकी बेटा पॉलिटिक्स की है और बीजू जनता दल, उनके सारे कुछ बीजेपी के साथ रहा, which is against बिजू पटनायक, उनकी पॉलिटिकल विजन या तो पॉलिटिकल व्हाटएवर जब वैल्यू सिस्टम जो भी था। जी जी जी, थैंक यू सो मच नायक साहब फॉर टॉकिंग। उम्मीद है कि आगे भी हम लोग थोड़ा इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एज यू राइटली सेड, रोज तो पॉलिटिक्स डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा चैलेंजेस को भी डिस्कस कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर सुभाष चंद्र बोस के ऊपर आपकी जो एपिसोड के लिए मैंने देखा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।